हेलो दोस्तों, ये चैप्टर मैंने खास तौर पर अपनी दोस्त प्रिया की रिक्वेस्ट पर लिखा है, जिन्होंने मुझसे अगला चैप्टर लाने की बहुत ज़ोरदार गुजारिश की थी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है और आप आगे की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मुझे फॉलो करें। आगे और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरी कहानी को कौन कौन और कहाँ कहाँ से पढ़ रहा है। कृपया अपने राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अध्याय 13, एक बिखरा हुआ सवेरा और अनजाना सफ़र। सूर्यास्त सीन 1, एक टूटा हुआ भरोसा और अनकही दूरी। सुबह की पहली किरण ने कमरे के शीशों को पार करते हुए दीवारों पर सुनहरे धागे बुन दिए थे। एक नई सुबह, एक नया दिन, लेकिन सांवी के लिए यह एक और दर्दनाक रात की कड़वी सुबह थी। वह धीरे धीरे अपनी नींद से जागी, लेकिन उसकी आंखें खुलते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। छत पर लगे बड़े से आईने में धुंधली सुबह की रोशनी में उसे अपना और अरीव का अक्स साफ दिखाई दिया। वह और अरीव एक ही चादर के नीचे। अरीव का हाथ अभी भी उसकी कमर पर मजबूती से रखा हुआ था, मानो वह कोई कीमती चीज़ हो जिसे वह खोना नहीं चाहता। लेकिन सांवी के लिए यह नज़ारा किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। रात के वो भयावह पल जो उसने किसी तरह पीछे धकेल दिए थे, अब एक एक करके उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके मन ने चीख कर कहा, क्या मैं सचमुच इतनी बदनसीब हूं कि हर बार मेरी इज्जत से खेला जाता है? क्या मेरा वजूद सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बना है? उसके कानों में रिया की कड़वी बातें गूंजने लगीं। अरीव की दुनिया तुमसे बहुत अलग है सांवी। तुम जैसी लड़कियां इस्तेमाल करने की चीज़ होती हैं, बीवी बनाने की नहीं। रिया के शब्द तीर की तरह उसके दिल में धंसते जा रहे थे। शायद रिया सही थी। अरीव जैसा एक शक्तिशाली और अमीर आदमी, जिसके इशारे पर पूरा शहर हिल सकता था, वह उस जैसी एक टूटी हुई, जली हुई लड़की को क्यों अपनाएगा? कल रात की घटना उसके लिए सिर्फ एक क्षणिक गलती थी, एक रात का जुनून। उसे अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वह केवल एक मोहरा थी जिसे अरीव ने इस्तेमाल किया और अब फेंक दिया था। उसका दिल बुरी तरह बिखर गया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह अरीव को जगाए और उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद अरीव के पास कोई जवाब नहीं होगा, या अगर होगा भी तो वह उसे और ज्यादा दुख देगा। कुछ देर बाद, जब सूरज की किरणें कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थीं, अरीव की नींद टूटी। उसका सिर बुरी तरह फटा जा रहा था, जैसे किसी ने हथौड़े मारे हों। आंखों पर जोर डालते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दिमाग की नसें दर्द से सुन्न थीं। पिछली रात की कोई बात उसे याद नहीं थी। सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर थी जिसमें सांवी का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वह भी किसी गलती की तरह उसके दिमाग से फिसल रहा था। जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, वह ठिठक गया। सफ़ेद चादर पर कुछ गहरे लाल धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। पास ही एक फटा हुआ दुपट्टा पड़ा था जिस पर फूलों का डिज़ाइन बना हुआ था। ये नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। वह तुरंत बिस्तर से उतरकर बाथरूम की ओर दौड़ा। वहां का नज़ारा देखकर उसकी धड़कनें तेजी से दौड़ने लगीं। गीला फर्श, पानी के बीच खून के कुछ धब्बे और हवा में फैली हुई एक अजीब सी महक। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यह क्या हुआ? क्यों मुझे कुछ याद नहीं? उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर रुद्राक्ष को फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। रुद्राक्ष, अभी आओ, तुरंत, अरीव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। रुद्राक्ष कुछ ही देर में फार्म हाउस पहुंच गया। अरीव ने उसे पूरा मंजर दिखाया, बिस्तर पर खून के धब्बे, बाथरूम में गीला फर्श और फटा हुआ दुपट्टा। रुद्राक्ष ने पूरी बात समझी और अपनी मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ों की जांच की। अरीव, ये खून है, रुद्राक्ष ने शांत आवाज़ में कहा, और यह कोई मामूली चोट नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। ये किसी दवा का असर है। ये सुनकर अरीव का दिमाग घूम गया। उसका दिमाग पिछले कुछ घंटों की यादों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे रिया का चेहरा याद आया, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक। रिया का अंत मैं खुद करूंगा, अरीव ने जहर जैसी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में अब पश्चाताप की आग के साथ साथ बदले की ज्वाला भी धधक रही थी। अगर सांवी को कुछ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका गुस्सा सिर्फ रिया पर नहीं था, बल्कि खुद पर भी था। वह अपने अंदर की उस बेबसी और नाकामी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसने एक निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया था। उसका दिल बेबस और असहाय महसूस कर रहा था। उसकी एक गलती ने उसकी दुनिया बदल दी थी। अरीव ने तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाया और आदेश दिया, पूरा फार्म हाउस खंगालो, हर कोना चेक करो, मुझे सांवी चाहिए, जिंदा। लेकिन नतीजा साफ था। गार्ड्स ने पूरी जगह छान मारी, लेकिन सांवी का कोई निशान नहीं मिला। सिक्योरिटी कैमरे में कैद तस्वीर देखकर अरीव के होश उड़ गए। रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से एक लड़की, जो दिखने में सांवी जैसी थी, बाहर निकल रही थी। अरीव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे खून उतर आया हो।
उसने तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल किया। पूरी मुंबई छान मारो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरीफ की यह बात रिया भी सुन रही थी, जो फार्म हाउस में छिपी हुई थी। अरीफ की आवाज़ में जहर और जुनून था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह जानती थी कि अरीफ का गुस्सा सिर्फ धमकी नहीं है। उसने तुरंत रोहन को कॉल किया, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना अरीफ मुझे जला देगा। उसकी आवाज़ में डर और हताशा साफ थी। अरीफ वहीं बैठा रहा, अपने हाथों में सिर थामे। एक क्षण में उसने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देख लिया था। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे इतना गहरा पश्चाताप और बेबसी महसूस हो रही थी। वह अपनी ताकत और रुतबे के बावजूद आज इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसकी एक गलती ने सांवी का भविष्य और शायद उसका अपना भी अंधेरे में धकेल दिया था। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सांवी को ढूंढना और अपने किए की सज़ा पाना है। सांवी ने अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से खुद को ढाल लिया था। वह हर रोज़ सुबह उठती, हरमीत कौर के लिए चाय बनाती और फिर स्कूल जाने की तैयारी करती। वह बच्चों के बीच खुश रहने का दिखावा करती, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी असलियत बाहर आ जाती। चांदनी रात में वह अक्सर छत पर जाकर बैठती और मुंबई के उस फार्म हाउस को याद करती जहां उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे और हर आंसू के साथ उसके दिल में अरीफ और रिया के लिए नफरत और भी गहरी होती जाती। हरमीत कौर, जो उसकी मां की तरह उसका ख्याल रखती थी, सांवी के दर्द को समझती थीं। उन्होंने एक रात सांवी को रोते हुए देखा और उसके सिर पर हाथ रख कर पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? सांवी ने रोते हुए कहा, बीबी जी, कुछ सपने थे जो टूट गए, कुछ रिश्ते थे जो बिखर गए। हरमीत कौर ने उसे गले लगाया और कहा, टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ा जा सकता है और बिखरे हुए रिश्तों को अगर आप चाहें तो फिर से संवारा जा सकता है। सांवी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में एक ही बात थी, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। हरमीत कौर ने यह महसूस किया कि सांवी का दिल चोट खाया हुआ है और उन्होंने उसे ज्यादा कुरेना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो मुझसे बात करना। 6 महीने बाद एक भयानक अंजाम और बदलता अरीफ। मुंबई में 6 महीने बाद भी सांवी का कोई सुराग नहीं मिला था। शहर की हर दीवार, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर उसकी तस्वीर छाई हुई थी। पुलिस और अरीफ के लोग लगातार उसकी तलाश में थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अरीफ पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें हमेशा लाल और गुस्से से भरी रहतीं। वह न तो ठीक से खाता था और न ही सोता था। उसका सारा ध्यान केवल सांवी को ढूंढने पर था। उसने अपने लोगों को धमकी दी थी कि अगर सांवी नहीं मिली तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर का प्यार अब नफरत में बदल गया था। वह हर पल सोचता, सांवी कहाँ है, और अगर मैं उसे ढूंढ लेता हूं तो मैं उससे क्या कहूंगा। रिया, जो 6 महीने से फार्म हाउस के बेसमेंट में कैद थी, उसे अब अरीफ की नफरत का शिकार होना पड़ रहा था। रुद्राक्ष अरीफ के कहने पर उसे रोज टॉर्चर करता। एक दिन जब अरीफ उसके पास आया तो रिया ने हिम्मत करके कहा, अरीफ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरीफ ने उसे नफरत भरी आंखों से देखा और कहा, तुम्हारी शर्मिंदगी से मेरा टूटा हुआ दिल वापस नहीं जुड़ सकता। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। अरीफ ने रुद्राक्ष को आदेश दिया, आज के बाद ये जिंदा नहीं होनी चाहिए। रिया डर से कांप उठी और चिल्लाने लगी, अरीफ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन अरीफ ने उसकी एक न सुनी और चला गया। रुद्राक्ष ने अरीफ के आदेश का पालन किया और उसी रात बेसमेंट में रिया का अंत हो गया। उसके बाद से अरीफ और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसकी आंखों में अब केवल बदला और सांवी को ढूंढने की बेचैनी थी। उसके लोग सांवी की तलाश में लगे हुए थे। रुद्राक्ष ने आकर अरीफ को बताया कि वह पंजाब में कुछ लोगों के पास जांच पड़ताल कर रहा है। अरीफ ने तुरंत पंजाब जाने का फैसला किया। एक अनजाना मिलन, प्यार या दर्द। पंजाब पहुंचकर अरीफ की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। वह सांवी को ढूंढने के लिए हर गली, हर चौराहे पर भटक रहा था। एक शाम जब वह एक चाय की दुकान पर बैठा था तो उसने देखा कि एक स्कूल से बच्चे बाहर आ रहे हैं। उसकी नज़र एक शिक्षिका पर पड़ी जो बच्चों को विदा कर रही थी। अरीफ की नज़र उसी पर टिक गई। यह कोई और नहीं बल्कि सांवी थी। अरीफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। 6 महीने बाद सांवी को देखकर वह खुशी और सदमे से पागल हो गया। वह तुरंत दुकान से बाहर भागा और सांवी की तरफ बढ़ने लगा। सांवी ने जब अचानक अरीफ को अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें नफरत और दर्द से भर गईं। उसने सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है। अरीफ उसके पास पहुंचकर रुक गया। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्यार का मिला जुला भाव था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सांवी, तुम यहाँ हो। सांवी ने बिना कोई जवाब दिए उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी। अरीफ ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, सांवी मेरी बात सुनो। सांवी ने गुस्से से कहा, मैंने सब सुन लिया है। मेरा यकीन और मेरा भरोसा टूट गया है। तुम जाओ यहाँ से। अरीफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज सांवी, एक बार मेरी बात तो सुनो।
सांवी ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। तभी हरमीत कौर, जो सांवी के पास थी, उन्होंने अरीव से पूछा, कौन हो तुम और क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? अरीव ने उनसे कुछ नहीं कहा और बस सांवी को देखा। सांवी ने हरमीत कौर का हाथ पकड़ा और कहा, बीबी जी चलिए यहाँ से। वे दोनों वहां से चली गईं और अरीव उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि सांवी उसे माफ कर देगी। वह उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंचा और छिपकर देखता रहा। उसने देखा कि सांवी और हरमीत कौर एक छोटे से घर में रहती हैं। रात में जब सांवी सो रही थी तो उसे पेट में दर्द हुआ। ये दर्द इतना तेज था कि वह चिल्ला उठी। हरमीत कौर घबरा गईं और उसे तुरंत अस्पताल ले गईं। अरीव जो बाहर था, उसने सांवी की आवाज़ सुनी और तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने सांवी को जांचने के बाद हरमीत कौर को बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। अरीव जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या ये सच है कि सांवी प्रेग्नेंट है? और अगर हाँ, तो क्या वह अपने बच्चे के साथ उसे माफ़ कर पाएगी? इस कहानी में और क्या हो सकता है? क्या सांवी अरीव को माफ़ कर देगी, या फिर वह अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी अकेले बिताएगी? लाउडस्पीकर रीडर्स के लिए नोटिस 1, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एनके कौसर ऑडियो स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नई कहानियों और अपडेट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप चैनल एनके कौसर ऑडियो स्टोरी को फॉलो करें। अध्याय 14, एक बेबस सच और अनचाहा बंधन। सूर्यास्त सीन 1, अस्पताल में एक गहरा सदमा। अरीव के कानों में डॉक्टर के शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। प्रेगनेंसी के कारण। ये सुनते ही उसकी दुनिया थम सी गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे गलियारे से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां सांवी थी। उसके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था, खुशी, पछतावा, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी। सांवी बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखें नम थीं और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हरमीत कौर उसके पास बैठी थी, उनका हाथ सांवी के माथे पर था, मानो वह उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हों। तभी दरवाजे पर अरीव की परछाई पड़ी। सांवी ने आंखें खोलीं और अरीव को सामने देखकर उसकी सांसें अटक गईं। उसने अपने चेहरे पर एक कठोरता लाने की कोशिश की, जैसे वह अपने अंदर के डर को छुपाना चाहती हो। अरीव ने कमरे में प्रवेश किया, उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। वह सीधे सांवी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी, कांपती हुई आवाज में बोला, सांवी, क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो? सांवी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द और फिर नफरत भर आई। उसने अपनी आवाज में सारी ताकत बटोरते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा। इस बात की तुम उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। अरीव का चेहरा पीला पड़ गया। सांवी, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन ये सच है। मैंने अभी डॉक्टर को सुना। हाँ, सांवी ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने उस रात जो भी हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भुला दिया है, और यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। हरमीत कौर ने उन दोनों के बीच की तनाव भरी खामोशी को महसूस किया। उन्होंने अरीव की तरफ देखा, तुम कौन हो और क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? अरीव ने हरमीत कौर को देखा, फिर अपनी आंखों को सांवी पर टिका दिया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि सांवी झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में झूठ नहीं था, बल्कि दर्द था। उस दर्द ने अरीव के दिल में भी एक गहरा घाव कर दिया। अरीव ने धीरे से कहा, सांवी, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगी? सांवी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। अरीव ने एक गहरी सांस ली। सांवी, तुम इस बात को समझो। अगर यह सच है तो हमें बात करनी होगी। हम इस बच्चे को एक नया जीवन देंगे। नहीं, सांवी चिल्लाए, इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं है, तुम चले जाओ। अरीव कुछ और नहीं बोला। वह बस अपनी मुट्ठी भींचकर वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने असिस्टेंट को फ़ोन लगाया, रौनक, तुम जानते हो कि क्या करना है? रौनक ने बिना कोई सवाल पूछे, जी सर, कहा। अरीव जानता था कि सांवी उसे कभी सच नहीं बताएगी, लेकिन वह सच जानना चाहता था। वह अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सूर्यास्त सीन 2, एक सच जो बेबस कर गया। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सांवी और हरमीत कौर घर वापस आ गईं। सांवी शांत थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। वह जानती थी कि अरीव इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ ही घंटों बाद अरीव के लोग अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से मिले। उन्होंने डॉक्टर से सांवी का ब्लड सैंपल और कुछ अन्य रिपोर्ट्स ले लीं। रौनक ने अरीव को फ़ोन पर बताया, सर, सब कुछ मिल गया है। मैं तुरंत इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ। अरीव ने ठंडी आवाज़ में कहा, जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, रौनक। अगले कुछ दिनों तक अरीव बेचैनी में रहा।
उसकी आंखें हर पल फोन पर थीं। 2 दिन बाद रौनक ने उसे फोन किया। सर, रिपोर्ट आ गई है। अरीव का दिल धक से रह गया। क्या क्या रिपोर्ट है? सर, डीएनए मैच हो गया है। वह आपका ही बच्चा है। अरीव की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में खुशी और पछतावे का एक अजीब सा मिश्रण था। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसके पास एक मौका था उस गलती को सुधारने का। वह तुरंत सांवी के घर की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सांवी हरमीत कौर के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। अरीव ने बिना सोचे समझे घर के अंदर प्रवेश किया। सांवी उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांवी ने गुस्से से कहा। अरीव ने उसके सामने हाथ जोड़े। सांवी, प्लीज, मैंने डीएनए रिपोर्ट देखी है। मैं जानता हूं कि यह सच है। यह मेरा बच्चा है। सांवी की आंखें भर आईं। उसने अरीव को देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रिपोर्ट से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूं, अरीव ने शांत आवाज़ में कहा। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। हम इस बच्चे को एक परिवार देंगे। सांवी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी नई जिंदगी बना ली है। मैं यहाँ खुश हूँ। अरीव ने सांवी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो सांवी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम इस बच्चे को मुझसे दूर रख सकती हो? क्या तुम उसे एक पिता का प्यार नहीं देना चाहती? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, सांवी ने रोते हुए कहा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरीव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। सांवी, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इसके लिए हर पल पछता रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें और इस बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मुंबई चलो प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी, सांवी ने जोर से कहा। तुम्हें जाना पड़ेगा, अरीव ने अपनी आवाज में एक कठोरता लाते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। यह मेरा बच्चा है और मैं उसे यहाँ इस छोटे से शहर में नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? सांवी ने घबराकर हरमीत कौर की तरफ देखा। हरमीत कौर ने अरीव को देखा और कहा, अगर सांवी नहीं जाना चाहती तो तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरीव ने हरमीत कौर को अनदेखा करते हुए सांवी को उठाया और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सांवी चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। बीबीजी, बचाओ। हरमीत कौर ने अरीव को रोकने की कोशिश की, लेकिन अरीव ने उन्हें धक्का दे दिया। सांवी बेबस होकर रो रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक बार फिर उसी अंधेरे में जा रही है जहां से वह किसी तरह बाहर निकली थी। अरीव ने सांवी को अपनी गाड़ी में बैठाया और मुंबई की ओर चल दिया। सांवी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल नफरत और डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह अरीव सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसे वापस ले जा रहा है, और उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। सूर्यास्त सीन 3, मुंबई में एक नया इंतजार। मुंबई पहुंचकर अरीव ने सांवी को अपने आलीशान घर में लेकर आया। वही घर जहां रिया ने उसे धोखा दिया था। सांवी ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह घर की चकाचौंध को देखकर भी उदास थी। अरीव ने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ आराम कर सकती हो। सांवी ने बिना कोई जवाब दिए उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ लाकर मेरी जिंदगी को फिर से ठीक कर दोगे? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अरीव ने सांवी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी। मैं जानता हूँ सांवी, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। सांवी ने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है। तुम्हें कभी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। अरीव ने कमरे से बाहर जाने से पहले कहा, सांवी, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए समय दूंगा, लेकिन ये जान लो कि मैं अब तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। कमरे में अकेले रहकर सांवी ने अपने पेट पर हाथ रखा। वह अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि अरीव का बच्चा है, लेकिन वह उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका दिल अरीव के लिए नफरत से भरा था। वह अपने बच्चे के साथ क्या करेगी? क्या वह अरीव को माफ़ कर देगी? अगले कुछ दिन अरीव सांवी का ख्याल रखने की कोशिश करता रहा। वह हर रोज़ उसके लिए नया खाना बनवाता, उसे हर तरह की सहूलियत देता, लेकिन सांवी उससे बात नहीं करती थी। वह चुपचाप रहती, मानो वह उस घर में एक कैदी हो। एक शाम जब सांवी बालकनी में बैठी थी तो अरीव उसके पास आया। सांवी, क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो? हाँ, सांवी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें मेरे साथ यहाँ जबरदस्ती नहीं लाना चाहिए था। मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं लाया है, अरीव ने कहा। ये हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी था। ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। सांवी ने अपनी आंखें फेर लीं। अरीव ने एक गहरी सांस ली। सांवी, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ और इस बच्चे को भी।
सांवी ने फिर से उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या अरीव सच कह रहा था, या ये भी एक झूठ था? अरीव ने सांवी का हाथ पकड़ा। प्लीज सांवी, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? सांवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्यार सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए था। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं चाहिए। अरीव का दिल टूट गया। वह जानता था कि सांवी को माफ करना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। उसे पता था कि उसे सांवी का दिल फिर से जीतना होगा, और इसके लिए वह कुछ करने को तैयार था। क्या अरीव सांवी का दिल जीत पाएगा? क्या सांवी उसे माफ कर देगी, या फिर यह नफरत और दूरी हमेशा उनके बीच रहेगी? क्या सांवी अपने बच्चे के लिए अरीव को एक मौका देगी? अध्याय 15, एक बेबस सच और अनचाहा बंधन। सूर्यास्त सीन 1, एक बेबस रिश्ता। मुंबई के आलीशान घर में सांवी एक बंदी की तरह महसूस कर रही थी। हालांकि उसके पास हर सुविधा थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह अरीव से दूरी बनाए रखती थी, उसकी आंखें अरीव को देखते ही नफरत से भर जाती थीं। अरीव भी यह जानता था, इसलिए उसने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन उसके हर एक काम में सांवी का ख्याल दिखता था। उसके खाने पीने से लेकर उसके आराम तक हर चीज का ध्यान रखा जाता था। एक दिन जब सांवी अपने कमरे में बैठी थी, तो अरीव दरवाजे पर आया। उसने धीरे से कहा, सांवी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन आज एक जरूरी बात करनी है। सांवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या बात है? कल हमारी शादी है, अरीव ने कहा। सांवी ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। शादी? किस लिए? सांवी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी करके सब कुछ ठीक कर दोगे? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरीव ने शांत आवाज में कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है सांवी, ये हमारे बच्चे के लिए है। मैं उसे दुनिया के सामने एक पहचान देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह बिना पिता की पहचान के बड़ा हो। और तुम भी जानती हो कि यह शादी जरूरी है। सांवी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अरीव सही कह रहा था, लेकिन उसका दिल इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है अरीव, और अब तुम मुझसे ये सब करने के लिए कह रहे हो। मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया है सांवी, अरीव ने उसके पास आकर कहा। मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है, हमारे बच्चे के साथ। मैं अपनी हर गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज इस बच्चे के लिए मान जाओ। सांवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को महसूस नहीं करना चाहती थी। अरीव ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन घर में सब लोग तैयार थे। हरलीन ने सांवी को समझाया, सांवी, ये सब तुम्हारे बच्चे के लिए है। तुम्हें अरीव को माफ कर देना चाहिए। सांवी ने हरलीन को देखा और कहा, बीबी जी, आप नहीं समझती हैं। उसने जो किया है उसे माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम अपने बच्चे को एक परिवार नहीं दोगी? हरलीन ने पूछा। सांवी ने फिर से आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा कि शायद हरलीन सही कह रही थी। उसे अपने बच्चे के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। सूर्यास्त सीन 2, एक नए जीवन की शुरुआत। अरीव और सांवी ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। न कोई दिखावा था, न कोई शोर शराबा। बस कुछ गिने चुने लोग वहां मौजूद थे। शादी के बाद अरीव सांवी को अपने कमरे में लेकर गया। वह कमरा जो हमेशा से अरीव के लिए बहुत खास था। सांवी ने चारों तरफ देखा। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसे वहां घुटन महसूस हो रही थी। अरीव ने उसे देखा और कहा, सांवी, मुझे पता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सांवी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। और उसे पार्टी वाली रात को याद करने लगी। यह वही बिस्तर था जहां वह और अरीव एक साथ थे। अरीव ने एक गहरी सांस ली और बालकनी में चला गया। अरीव के बड़े भाई रुद्र ने कमरे में आकर सांवी से बात की। सांवी, मुझे पता है कि तुम अरीव से बहुत नाराज हो, लेकिन क्या तुम उसे माफ करने की कोशिश नहीं कर सकती? भैया, आप नहीं समझ सकते, सांवी ने कहा। मैं समझ सकता हूँ सांवी, रुद्र ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अरीव तुम्हारे बिना कितना परेशान था। वह हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। वह अपनी हर गलती का पश्चाताप कर रहा है। सांवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप बैठी रही। रुद्र ने उसे समझाया और फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अरीव वापस आया। उसने देखा कि सांवी बिस्तर पर सो गई थी। वह उसके पास गया और उसके माथे को छुआ। सांवी ने आंखें खोली और अरीव को देखकर तुरंत उठ बैठी। सो जाओ सांवी, अरीव ने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सांवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अरीव ने बिस्तर पर बैठकर सांवी की तरफ देखा। उसे उस रात की याद आई जब उसने सांवी के साथ जो कुछ भी किया था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। सूर्यास्त सीन 3, एक अजीब सा रिश्ता। अगले कुछ दिन अरीव ने सांवी का खास ख्याल रखा।
वह हर रोज सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाता, उसे ऑफिस छोड़ने जाता और हर शाम जल्दी घर आता। सांवी भी यह सब देखती थी, लेकिन उसकी नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी। एक दिन जब सांवी छत पर बैठी थी तो अरीव उसके पास आया। सांवी, एक बात पूछूं? अरीव ने कहा। सांवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? अरीव ने पूछा। तुम जानते हो क्यों? सांवी ने कहा। मैं नहीं जानता, अरीव ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? माफ़? सांवी ने एक तीखी आवाज़ में कहा। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अरीव। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए? अरीव ने एक गहरी सांस ली और कहा, सांवी, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन ये जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं तुमसे हमारे बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सांवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अरीव ने कहा। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। कुछ दिन बाद घर में उदय और रोहित आए। दोनों ने सांवी को देखा और उदय ने कहा, भाभी, आप बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही हैं। हाँ, रोहित ने कहा। क्या हुआ? भैया ने परेशान किया। सांवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उदय और रोहित ने अरीव की तरफ देखा और दोनों हंसने लगे। भैया, लगता है भाभी आपसे नाराज हैं, उदय ने कहा। अरीव ने उन दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। रोहित ने कहा, भैया आपको भाभी को मनाना पड़ेगा। अरीव ने हंसते हुए कहा, मैं मानता हूँ। अगले कुछ दिन अरीव ने सांवी को मनाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। वह रोज रात को उसके लिए शायरी लिखता और उसे पढ़कर सुनाता। एक रात जब सांवी सोने जा रही थी तो अरीव ने कहा, आंखों में तुम्हारी नफरत है पर दिल में प्यार की एक बूंद है। ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा, ये तो एक गहरा समंदर है। तुमने मुझे दूर किया पर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सांवी ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि अरीव सच कह रहा था, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर पा रही थी। सूर्यास्त सीन 4, एक नया एहसास। सांवी के गर्भ में बच्चे के 6 महीने पूरे हो चुके थे। उसका पेट बाहर आने लगा था। अरीव उसके बेबी बम का बहुत ख्याल रखता था। वह रोज रात को उस पर तेल मालिश करता, उसे चूमता और उससे बातें करता। एक रात सांवी बिस्तर पर लेटी थी और अरीव उसके पेट पर हाथ फेर रहा था। सांवी, तुम ठीक तो हो ना? अरीव ने पूछा। हाँ, सांवी ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करती हो, अरीव ने कहा। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? सांवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले दिन जब सांवी सो रही थी तो अरीव ने देखा कि वह बेचैनी में थी। वह उसके पास गया और उसके माथे को छुआ। सांवी, क्या हुआ? सांवी ने आंखें खोली और अरीव को देखा। कुछ नहीं, उसने कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अरीव ने कहा। तुम ठीक नहीं हो। मुझे पता है। सांवी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसने कहा। अरीव ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, सांवी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। सांवी ने अरीव को देखा और कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अरीव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। सांवी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात सांवी ने अरीव के साथ सोने की अनुमति दे दी। अरीव ने उसे गले लगाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। सांवी भी अरीव के सीने से लगकर सो गई। क्या सांवी अरीव को माफ कर पाएगी? क्या ये बेबस रिश्ता एक नए रिश्ते की शुरुआत बनेगा? क्या अरीव का प्यार सांवी के दिल में फिर से जगह बना पाएगा? सुबह की ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। खिड़की से छनकर आती धूप ने दीवार पर सुनहरे धब्बे बना दिए थे। सांवी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका सिर अरीव की चौड़ी छाती पर टिका हुआ था और उसकी सांसें अरीव की सांसों के साथ लय बना रही थीं। बाहरी सुकून उसके भीतर उठ रहे तूफान को दबा नहीं पा रहा था। रात की यादें बार बार उसके सामने आ रही थीं। नफरत की परतें अब भी जिंदा थीं, लेकिन उन पर एक नया, अनजाना एहसास उगाया था, दर्द और सुरक्षा का मिश्रण। वह धीरे से अरीव की बाहों से खुद को अलग कर खड़ी हो गई। खिड़की तक जाकर बाहर झांका। हर पेड़, हर हवा का झोंका उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था। आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने खुद को संभालते हुए अरीव को जगाया। सांवी कांपती आवाज में, अरीव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अरीव नींद से उठते हुए बैठ गया। उसकी आंखों में गहराई और सतर्कता दोनों थीं। अरीव, हाँ, सांवी, कहो। सांवी ने एक लंबी सांस खींची। सांवी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरीव की आंखों में जिज्ञासा और तनाव की झलक आई। अरीव, क्या शर्त? सांवी की नज़रें कांपते हुए उससे मिलीं। सांवी, रिया का बेस्ट फ्रेंड राहुल, वही जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसने और उसके एमएलए बाप ने मेरे और मेरी बहन के साथ इंसानियत को शर्मसार किया। उसकी आवाज़ टूट गई। आंसू बह निकले। उसके होंठ कांप रहे थे।
सांवी सिसकते हुए, उसने हमें नशा दिया, हमारी जिंदगी छीन ली। अरीव, तुम्हें राहुल को मारना होगा। और सिर्फ मारना नहीं, पूरे देश के सामने उसके और उसके बाप की सच्चाई उजागर करनी होगी। अरीव ने उसकी बाहों को थामा, उसकी आंखों में गहराई से देखा। अरीव सख्त आवाज में, मैं वादा करता हूं सांवी, तुम्हारी शर्त पूरी होगी। राहुल और उसके एमएलए बाप को उनके हर गुनाह की सजा मिलेगी और पूरी दुनिया देखेगी। सांवी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माफिया भाइयों की बैठक। रात को अरीव ने अपने भाइयों रुद्र, उदय और रोहित को बुलाया। कमरे में धुआं, शराब और खामोशी का मिश्रण था। चारों भाइयों के बीच तनाव हवा की तरह तैर रहा था। अरीव ने सांवी की पूरी दास्तान सुनाई। राहुल और एमएलए की हैवानियत सुनकर सबका खून खौल उठा। रुद्र मुट्ठी भींचते हुए, उस कुत्ते राहुल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उदय गुस्से से, हम उसे तड़पाकर मारेंगे। रोहित आंखों में आग के साथ, इस बार खून की होली खेलनी होगी। अरीव ने शांत लेकिन खौफनाक लहजे में कहा, अरीव, हाँ मौत तो होगी, लेकिन पहले उन्हें वही दर्द चखाना है जो उन्होंने दिया। उनकी औलादों, उनके साम्राज्य, उनकी सत्ता, सबको हम राख कर देंगे। भाइयों ने सिर झुकाकर हामी भरी। अब ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, यह माफिया के खून का बदला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधेरे की सवारी। अगली शाम चारों भाई काले सूट में, ठंडी आंखों और खतरनाक चाल के साथ खड़े थे। 40 काली एसयूवीएस हवाओं को चीरती हुई एमएलए के आलीशान बंगले की ओर बढ़ रही थीं। हर गाड़ी से हथियारबंद बॉडीगार्ड उतर रहे थे। बाहर पार्टी का शोर था, रोशनी, हंसी और शराब का नशा। अंदर गम का तूफान आने वाला था। अरीव ने हवाओं में गन चलाकर सबको सन कर दिया। अरीव गरजते हुए, आज कोई नहीं बचेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एमएलए और राहुल का अंत। एमएलए मंच पर खड़ा था, चेहरे पर घमंड और शराब की लालिमा। एमएलए हंसते हुए, कौन हो तुम? जानते हो मैं कौन हूं? एमएलए हूं मैं, मुझे कोई छू नहीं सकता। अरीव ने उसकी ओर इशारा किया। अरीव, तेरी ताकत आज तेरी मौत बनेगी। रुद्र ने गोली चलाई। एमएलए की छाती छिद गई। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राहुल भागने लगा, लेकिन रोहित और उदय ने उसे पकड़ लिया। रोहित हंसते हुए, भाग कहाँ रहा है नशेड़ी कुत्ते? मौत तेरे सामने खड़ी है। उदय, तेरा हिसाब आज खत्म होगा। उसे अरीव के सामने घसीट कर लाया गया। अरीव ठंडी निगाहों से, तुमने मेरी सांवी की जिंदगी बर्बाद की, अब सजा मिलेगी। राहुल कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। राहुल, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एमएलए का बेटा हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अरीव गरजते हुए, तेरे एमएलए बाप की लाश तेरे सामने पड़ी है, अब तेरी बारी है। उसने राहुल की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ी और धीरे धीरे दबाने लगा। राहुल की चीखें पार्टी हॉल में गूंज उठीं। भीड़ सन खड़ी थी। अरीव, सांवी, तुम्हारी शर्त पूरी। और एक झटके में राहुल की गर्दन टूट गई। उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच का तूफान, मीडिया का सामना। उस खून से सनी रात के बाद अरीव ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने मीडिया को बुलाया। लाखों दर्शकों के सामने, कैमरों के बीच उसने सारी सच्चाई बयान की। अरीव टीवी चैनलों पर लाइव। यह एमएलए, जो जनता का नेता कहलाता था, दरअसल इंसानियत का कसाई था। उसका बेटा राहुल मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता रहा। पुलिस, सिस्टम सब बिके हुए थे। आज मैंने उनके गुनाहों का हिसाब ले लिया। ये गोली और यह खून उनकी सजा है। पूरा देश देख रहा था। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, अरीव और उसका बदला। भीड़ एमएलए और राहुल की लाशें देखकर हैरान थी, लेकिन जनता के दिलों में एक अजीब सी राहत थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके गुस्से को आवाज दी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक नई शुरुआत। सांवी ने दूर से ये सब देखा। उसके दिल का बोझ उतर चुका था। अरीव के लिए उसका दिल अब नफरत से नहीं, बल्कि भरोसे और मोहब्बत से भरा था। उसने अरीव के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, सांवी, अरीव, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम मेरी ढाल हो, मेरी ताकत। अरीव ने उसे गले से लगा लिया। अरीव, अब सब ठीक है सांवी, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। दोनों की आंखों में नया सवेरा था। खून और आंसुओं की रात के बाद उनके लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही थी। क्या सांवी और अरीव का यह नया रिश्ता सचमुच हमेशा के लिए रहेगा? क्या उनका प्यार सभी पुरानी नफरतों और दर्द को मिटा पाएगा? अध्याय 16, एक नई सुबह और एक अनचाहा एहसास, चमकता दिल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, सीन 1। घर में खुशी का माहौल। खूनी रात और तूफानी लम्हों के बाद हवेली पर जैसे एक नई सुबह ने दस्तक दी थी। बड़े बड़े झूमरों से छनकर आती रोशनी अब खौफ नहीं, बल्कि उम्मीद का पैगाम दे रही थी। हवेली की चौखट, जहां कभी डर और उदासी मंडराती थी, अब वहां हंसी और अपनापन गूंज रहा था। सांवी बालकनी में खड़ी सुबह की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून झलक रहा था। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी और मुस्कान ने उसकी सुंदरता को और भी निखार दिया था।
अरीव उसके पास आया, हाथ में चाय की प्याली लिए। गुड मॉर्निंग सांवी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सांवी ने कप थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। ये बस 2 शब्द थे, पर अरीव के लिए यह पूरी दुनिया थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दूरी अब धीरे धीरे पिघल रही है। नीचे हाल में उदय और रोहित एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अरे भैया, देखो तो आजकल हमारी हवेली में कितनी रौनक है। पहले तो बस गुस्से की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, अब हंसी की खनक गूंज रही है। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और ये सब हमारी प्यारी भाभी की वजह से है। रुद्र दूर खड़ा उन्हें सुन रहा था। उसकी गहरी आंखों में एक संतोष था। वह कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त सीन 2। भाइयों का प्यार और शॉपिंग का मजा। शाम को जब सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो सांवी ने धीमे से कहा, मुझे कुछ मैटरनिटी कपड़े खरीदने हैं। सुनते ही माहौल और खुशनुमा हो गया। उदय ने शरारत से आंखें फैलाकर कहा, भाभी, अब तो हमें आपके लिए सब कुछ नया खरीदना पड़ेगा। बच्चे के खिलौने, कपड़े, सब कुछ। रोहित ने तुरंत जोड़ा, हाँ, और भाभी के लिए सबसे सुंदर कपड़े, क्योंकि हमारी भाभी हमारी स्टार हैं। मॉल में पहुंचते ही अरीव ने सांवी का हाथ थामा। शोर शराबे वाली जगह पर भी उसकी पकड़ में एक सुरक्षा का एहसास था। सांवी कपड़ों की दुकान में इधर उधर देख रही थी, पर उसकी झिझक साफ झलक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा अच्छा लगेगा, उसने धीरे से कहा। अरीव ने उसकी ओर झुककर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें पसंद आए वही लो, और अगर तुम्हें पसंद न भी आए तो भी ले लो, क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ मेरे लिए सबसे सुंदर है। सांवी की आंखें झुक गईं, होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। दूर खड़े रुद्र, उदय और रोहित उन्हें देख रहे थे। भैया तो आजकल बड़े रोमांटिक हो गए हैं, उदय ने मजाक किया। हाँ, और हमारी भाभी का असर है सब पर, रोहित ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने गंभीर आवाज में कहा, चुप रहो, हर रिश्ते की प्राइवेसी होती है। शॉपिंग के बाद सब एक रेस्टोरेंट में गए। डिनर के दौरान शरारतों का सिलसिला चलता रहा। भाभी, आप तो हमारी भी भाभी हैं, सिर्फ अरीव भैया की नहीं, उदय ने कहा। रोहित ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, और आप हमारी पसंदीदा भाभी हैं। सांवी ने हैरानी से पूछा, पसंदीदा? क्या आप लोगों की और भी भाभियां हैं? ये सुनकर सब हंस पड़े और माहौल और हल्का हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त सीन 3। रुद्र और एक अजनबी लड़की। रात लगभग 9 बज रही थी। हवेली लौटते समय रुद्र को अचानक ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। उसने गाड़ी मोड़ी और शहर की ओर निकल पड़ा। सड़कों पर हल्की रौनक थी, पर रुद्र के मन में हमेशा की तरह एक सन्नाटा। अचानक सामने से एक लड़की तेजी से भागती हुई आई। उसकी सांसें टूट रही थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ। वह सीधे रुद्र की गाड़ी से टकरा गई। रुद्र ने तुरंत ब्रेक लगाया और बाहर निकला। सुनो, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी। लड़की कांप रही थी, उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उसके पीछे से कुछ गुंडे भागते हुए आ रहे थे। प्लीज़, मुझे बचा लीजिए, लड़की की कांपती आवाज़ ने रुद्र का दिल हिला दिया। गुंडे पास आ चुके थे। उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में कहा, ओए, लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना बुरा होगा। रुद्र की आंखों में अचानक ठंडा गुस्सा उतर आया। तुम गलत इंसान से टकरा गए हो। उसने लड़की को धीरे से गाड़ी के भीतर बैठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह उन गुंडों की तरफ बढ़ा। हवा में डर का सन्नाटा घुल गया। रुद्र की चाल धीमी थी, पर हर कदम भारी और खतरनाक। उसने एक एक कर सभी गुंडों को धूल चटा दी। उसकी हर चाल सटीक, हर वार जानलेवा था। कुछ ही मिनटों में जमीन पर कराहते हुए गुंडे पड़े थे। रुद्र ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लड़की की ओर देखा। अब तुम सुरक्षित हो, डरो मत। लड़की की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं अपनी शादी से भाग रही थी। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर और बेबसी ने उसे तोड़ दिया था। रुद्र ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई और शांत लहजे में कहा, तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। हवेली पहुंचकर उसने मीरा को एक अलग कमरे में ठहराया। मीरा ने कांपते हाथों से गिलास थामा और रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आभार झलक रहा था। आपने मेरी जान बचाई, उसने धीरे से कहा। रुद्र की गहरी आंखें कुछ पल उसके चेहरे पर टिकी रहीं। फिर उसने बस इतना कहा, अब तुम सुरक्षित हो मीरा, आराम करो। उस रात हवेली के शांत माहौल में एक नया किरदार जुड़ चुका था। क्या यह इत्तेफाक था या रुद्र की जिंदगी में एक नई कहानी की शुरुआत? सांवी।